हेलो स्टूडेंट, अभी हमें आगे पढ़ना है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में बोर मॉडल के बारे में जैसे पढ़ा और उसके लिमिटेशंस के बारे में भी पढ़ा। तो इस तरह से भी देखा जाए उसमें जो लिमिटेशंस थी, जो शॉर्ट कमिंग्स थी, उनको ओवरकम करने के लिए एक नया मॉडल दिया गया जिसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम और इट्स ए मॉडर्न मॉडल ऑफ एटम, जो सबसे सुटेबल था और जिसका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा था। नए नए कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है उसमें काफ़ी कुछ नया ऐड किया गया था। लेकिन ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम किन पर बेस्ड था? तो यदि हम देखें, हमने इसके शॉर्ट कमिंग्स में बोर मॉडल के दो मेन लिमिटेशंस पढ़ा हुआ था कि दो जो सबसे मेन उनके सामने चैलेंजेस थे, एक था डुअल नेचर ऑफ मैटर और दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर व्हाट इज डुअल नेचर ऑफ मैटर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसमें फर्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, डुअल नेचर ऑफ मैटर। क्योंकि बोर मॉडल इट डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, इट वाज बेस्ड ऑन द पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, जबकि मैटर शोस डुअल बिहेवियर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो आइंस्टाइन जो थे उन्होंने सजेस्ट किया कि लाइट जो है बिहेव एज ए वेव एज वेल एज ए पार्टिकल, और इट हैज डुअल कैरेक्टर। और इसके लिए फिर बाद में डी ब्रॉगली ने भी अपना इस पर एक्सपेरिमेंट किया और एक क्वांटिटेटिव यहाँ पर रिलेशनशिप भी दिया। तो डुअल नेचर का मीनिंग है डबल नेचर ऑफ मैटर, मींस पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। तो आइंस्टाइन ने सजेस्ट किया था लाइट के लिए कि लाइट कैन बिहेव एज वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। लाइट जो होती है मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो डुअल बिहेवियर वाले होते हैं, मीन्स उनमें वेव और पार्टिकल नेचर पाया जाता है। बट इन 1924 डी ब्रॉगली ये आए, इन्होंने भी यही सजेस्ट किया सेम तरीके से, बट ये उन्होंने मैटर के लिए किया, मीन्स मटेरियल पार्टिकल या जो वेरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ये पाया कि उनमें भी डुअल कैरेक्टर पाया जाता है। तो डी ब्रॉगली सजेस्टेड दैट ऑल मटेरियल पार्टिकल मीन्स जिससे मैटर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल etc, और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल etc also have dual character, means they behave as a particle as well as a wave. तो according to de Broglie, all material particle in motion possesses wave characters, means मटेरियल तो पहले से ही है, मीन्स पार्टिकल नेचर का है, और यदि वह मोशन में आता है तो उसमें वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाते हैं। तो जब भी हम किसी एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट या पार्टिकल हैं, इनको हाई स्पीड से यदि मान लीजिए कि मोशन में लाते हैं तब ये वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। तो इन्होंने बताया कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, सेम तरीके से मैटर जो वेव्स हैं, मैटर वेव्स भी डुअल कैरेक्टर वाली होती हैं। अब इसके लिए उन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया। तो इसके लिए डी ब्रॉगली इक्वेशन इससे बोलते हैं, कैसे उनको डिराइव किया अकॉर्डिंग टू, इसके लिए उन्होंने दो एनर्जी रिलेशनशिप यहाँ पर यूज किए अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू एच न्यू। एक ये था, या इसी को लिख सकते थे E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा, और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन जो होती है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। m इज द मास ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यहाँ पर भी है h c लैम्डा, मीन्स यहाँ पर c वेलोसिटी ऑफ लाइट ना लेकर के अभी हम वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स इसको बोलेंगे। तो आगे इसमें दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को यदि हम कंपेयर कर दें तो एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर या
एच सी वाई लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों कंपेयर करने पर, दोनों इक्वेशन को यहाँ पर कंपेयर कर दिया, एच सी वाई लैम्डा एम सी स्क्वायर, और देखिए लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा एच सी अपॉन एम सी स्क्वायर। एक सी से एक सी एक कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, या फिर इफ C इज इक्वल टू V, यदि हम वेलोसिटी ऑफ लाइट की जगह पर V रख लें, मीन्स वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स, देन दिस इक्वेशन बिकम्स इक्वल टू H अपॉन mv। दिस इज ए डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो जब भी हमें यदि मैटर वेव्स का वेवलेंथ फाइंड करना है तो हम डी ब्रॉगली इक्वेशन फाइंड कर लगाएंगे, अदरवाइज ये मैक्स प्लैंक जो इक्वेशन है, प्लैंक्स इक्वेशन जो क्वांटम थ्योरी में उन्होंने दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैटर वेव्स के लिए हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है मैटर का, तब हमें इसका यूज करना पड़ेगा डी ब्रॉगली इक्वेशन का। तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट की जगह पर वेलोसिटी ऑफ हम मैटर वेव्स रखेंगे यहाँ पर, इसे डी ब्रॉगली इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। और ये देखिए यहाँ पर वेवलेंथ एम वी इज इक्वल टू होता है, एम वी इज द मोमेंटम, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी वी लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू एम वी इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, ये पार्टिकल का मोमेंटम हो जाएगा, एच इज द कांस्टेंट, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, ये पार्टिकल के मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मींस द वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल इन मोशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम, और जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ता जाएगा वेवलेंथ कम होती जाएगी, यदि मोमेंटम कम है तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये, और इसके जस्टिफिकेशन के लिए भी अलग अलग तरीके से मतलब एक्सपेरिमेंट किए गए और उसको जस्टिफाई किया गया कि हाँ मैटर वेव्स भी डुअल कैरेक्टर शो करती हैं, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली रिलेशनशिप? तो सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली रिलेशनशिप देखा जाए तो डी ब्रॉगली रिलेशनशिप किसके लिए है? इट इज ओनली फॉर द माइक्रो, बिकॉज डुअल कैरेक्टर जो है एप्लीकेबल ओनली फॉर द पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल या माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ही डुअल नेचर ऑफ मैटर पाया जाता है। तो इट इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस etc. मीन्स इट हैज नो सिग्निफिकेंस फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडीज या लार्ज साइज ऑब्जेक्ट, उसके लिए इसका कोई एप्लीकेबल नहीं है ये, क्योंकि यदि हम देखें तो जितने भी वेवलेंथ हम कैलकुलेट करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से सबसे जो छोटा वेवलेंथ है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 मीटर, मीन्स 38 मीटर। तो इससे और छोटा वेवलेंथ हम किसी भी नॉन मेथड के द्वारा कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, जबकि वही है सेम यदि हम बॉल का मेजर करते हैं या बस का मेजर करते हैं तो इससे भी मतलब और जो है वेवलेंथ उसका छोटा होगा, मीन्स हम इसके नीचे की वैल्यूज को और किसी भी नॉन मेथड के द्वारा अभी तक तो कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं। तो बॉल के लिए आप निकालेंगे वेवलेंथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी वैल्यू कम होगी और इस वैल्यू से हम और नीचे नहीं जा सकते हैं। हमारे पास ऐसी कोई मेथड नहीं है कि हम वेवलेंथ लार्ज साइज ऑब्जेक्ट का भी कैलकुलेट कर पाए। तो उनकी क्योंकि वेवलेंथ लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ बहुत ही स्मॉल होती है टू मेजर बाय एनी कंसीवेबल मेथड, किसी भी हम मेथड के द्वारा इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इट हैज़ नो सिग्निफिकेंस फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडीज और लार्ज साइज ऑब्जेक्ट, उनके लिए यहाँ पर कोई भी सिग्निफिकेंस इसका नहीं है। अब जो सेकंड है ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जैसे हम कोई यदि एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या चाहते हैं कि उसमें लगभग जो एक्यूरेसी हो वो 100% हो,
या कम से कम 100% के जो है करीब की एक्यूरेसी हो, तो वो मतलब लॉ हो या एक्सपेरिमेंट हो, वैलिड माना जाता है। तो हम कोई भी डिज़ायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मानते हैं, इसलिए यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक क्योंकि बहुत ही स्मॉल साइज के पार्टिकल होते हैं और उनमें यदि देखा जाए तो एक्यूरेसी के चांसेस कभी कभी कम भी हो सकते हैं क्योंकि उनके मेज़र करना डिफ़िकल्ट होता है काफ़ी। इसको लेकर के हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया जिसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, मतलब कितना अनिश्चित है, कितना यहाँ पर उसमें परसेंट एरर हो सकती है, इसको लेकर के। तो इन 1927 तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में 1927 में दिया गया। अब आप जनरली ये ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे आप कहीं जाना होता है लेकिन आपको ट्रेन हो, फ्लाइट हो, बस हो, ये मालूम चलता है कि ये 1 घंटे पहले इस डिस्टेंस पर थी, यहाँ पर थी, अभी अगले 1 आवर में ये यदि इस स्पीड से चलते हैं तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। मतलब आप उसमें लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट में एक साथ पोजीशन और उसकी वेलोसिटी एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं और वो एक्यूरेट टाइम पर वहाँ पर आ जाती है। लेकिन हाइजेनबर्ग ने ये बताया कि यदि हम माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट हैं या माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स हैं उनके यदि हम पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ कैलकुलेट करने की यदि कोशिश करते हैं एक्यूरेटली तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट it is not possible to measure simultaneously both the position and momentum or velocity of a microscopic particle with absolute accuracy, means 100% एक्यूरेसी के साथ किसी माइक्रोस्कोपिक बॉडी का एक साथ पोजीशन और वेलोसिटी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। तो मतलब यदि आपने पोजीशन को यदि एक्यूरेटली मेजर किया then there is a uncertainty or error in the velocity। यदि आपने पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर किया तो वेलोसिटी में कोई ना कोई अनसर्टेनिटी होगी। यदि आपने वेलोसिटी को एक्यूरेटली मेजर किया तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी हो जाएगी। मीन्स हम एक साथ दोनों को एक्यूरेट जगह पर नहीं बता सकते कि ये किस जगह पर कितनी स्पीड से पहुंचेगा। तो ये हाइजेनबर्ग था और ये बोर मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। उसके अकॉर्डिंग तो हम कैलकुलेट सभी कर सकते हैं लेकिन इसमें कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। मैथमेटिकली देखा जाए तो डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड इनटू डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये इन्होंने एक रिलेशनशिप दिया, मैथमेटिकल रिलेशनशिप। डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और यदि हम इसी इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर लें, डेल्टा पी की जगह पर ये लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी, क्योंकि मास तो कांस्टेंट बॉडी है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। और इसको लिखा जा सकता है डेल्टा x इंटू डेल्टा v इक्वल टू ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई m। डेल्टा v इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, h is the Planck constant, pi is a constant value, m is the mass of microscopic particle, delta x already you know uncertainty in position, delta v uncertainty in velocity। तो यदि मान लीजिए कि हमको डेल्टा x दिया जाए, ये फाइंड कर सकें तो हम अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि वेलोसिटी दिया गया है तो अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन ये कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। अब ये है कि इफ डेल्टा एक्स इज स्मॉल, यदि डेल्टा एक्स की वैल्यू स्मॉल होती है, इसका मीनिंग है तो यदि डेल्टा एक्स की वैल्यू स्मॉल आ रही है इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन मेजर्ड एक्यूरेटली, हमने पोजीशन को बहुत ही एक्यूरेटली मेजर किया हुआ है लगभग 100% एक्यूरेसी के साथ। लेकिन जब डेल्टा एक्स स्मॉल होगा तब उसी समय पर
but delta p would be large। यहां पर p का वैल्यू जो है या डेल्टा v जो है, डेल्टा p लिखें या डेल्टा v, ये लार्ज होगा क्योंकि इसमें मतलब अनसर्टेनिटी उस समय पर ज्यादा होगी। इसी तरह से इसका मतलब सेम है कि यदि इफ डेल्टा v इज स्मॉल, यदि v स्मॉल आ रहा है इसका मतलब है कि हमने इसको वेलोसिटी को या मोमेंटम को एक्यूरेटली कैलकुलेट किया है, एक्यूरेटली कैलकुलेटेड विथ मतलब जो है एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। लेकिन उसी समय पर क्या होगा ये, बट डेल्टा एक्स वुड बी लार्ज। सेम समय पर यदि आप डेल्टा v को एक्यूरेटली मेजर करते हैं तब डेल्टा x की वैल्यू लार्ज होगी। मीन्स एक ही दोनों में से, पोजीशन और वेलोसिटी में से हम किसी एक को ही एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं और दूसरे में अनसर्टेनिटी होगी। अब हम इसका देखें, जैसे इसका हमारे लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन अवर डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में तो हमारा इस प्रिंसिपल का कोई जो है रोल नहीं है, बिकॉज इट हैज नो सिग्निफिकेंस इन अवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में इसका कोई रोल नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज वी कम अक्रॉस ओनली विथ लार्ज ऑब्जेक्ट। हम डेली लाइफ में सिर्फ लार्ज ऑब्जेक्ट के साथ ही इंटरेक्ट होते हैं, उन्हीं के साथ ही रहते हैं, उन्हीं के साथ चलते हैं। जैसे बस है जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, बस है, ट्रेन है, साइकिल है, बाइसिकल, मोटरसाइकिल, प्लैनेट्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो सभी लार्ज साइज के हैं। उनके हम पोजीशन वेलोसिटी को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है और उनसे हमारा इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए हमारी डेली लाइफ में इसका कोई रोल नहीं होता है। लेकिन ये देखा जाए तो ये बोर मॉडल था। बोर मॉडल में जैसे उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे मूव इन वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। एक्चुअल में ये सर्कुलर पाथ में तो वो रोटेट करते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई इक्विपमेंट, ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसके द्वारा हम पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकें। और इसलिए इलेक्ट्रॉन के जो वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ हैं उन पर जो है हम ज़्यादा अच्छे से बात भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये पार्टिकल क्या होते हैं, मान लीजिए कि आपने रेडिएशन डाला, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंसिडेंट होते ही, इसके ऊपर फॉल होते ही अपना जो है पाथ चेंज कर सकता है, या यहाँ पर आएगा तो इस तरह से चेंज कर सकता है। इस वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ का हमारे पास कोई विशेष ज़्यादा आइडिया एक्सपेरिमेंटली इसे कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। लेकिन ये तो है कि इलेक्ट्रॉन तो रोटेट हो रहा है, लेकिन हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग इट्स मोशन। बिना मोशन अफेक्ट किए से कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है। तो ये वही है कि प्रिंसिपल का हमारे लाइफ में तो नहीं है, लेकिन हाँ ये मतलब स्टडी पर्पस से यूजफुल है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी माइक्रोस्कोपिक है उनके लिए यूजफुल है। तो यही दो कॉन्सेप्ट दे लीड टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हेल्प किया, मतलब इससे समझने में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझने में काफ़ी हेल्पफुल थे ये दोनों कॉन्सेप्ट, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन moving with a velocity of 2.05 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन है, इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तब हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें डी ब्रॉगली इक्वेशन अप्लाई करना होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये डी ब्रॉगली इक्वेशन है। लैम्डा कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ एच प्लैंक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। मास ऑफ यहाँ पर देखें एन इलेक्ट्रॉन दिया गया है, मींस यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसका मास रखेंगे। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास रख लेंगे 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। वेलोसिटी दिया है 2.05 इंटू 10 टू द पावर 7।
इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने पर आंसर मिलेगा हमें 3.55 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, या फिर 3.55, ये इसको हम नैनोमीटर, पिकोमीटर, जिसमें कन्वर्ट करना चाहें उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सिंपल डी ब्राउली रिलेशनशिप के द्वारा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कभी ऐसा भी हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी दी गई हो, तो काइनेटिक एनर्जी से आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। वेलोसिटी के बाद फिर डी ब्रॉगली इक्वेशन लगा करके वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। कभी ये आता है कि फोटोन का मास दिया गया है, फोटोन के मास से हमें वेवलेंथ दिया गया है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, ये भी हो सकता है। इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ध्यान रखें, डी ब्रॉगली इक्वेशन का यूज करके आप डिफरेंट तरह के यहाँ पर एंटिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस बॉल हैज ए मास 10 ग्राम and speed of 90 meter per second. If speed can be measured within an accuracy of 4%, what will be the uncertainty in speed and position? इसमें ये बताना है कि मास तो दिया गया है बॉल का 10 ग्राम, स्पीड है 90 मीटर पर सेकेंड। यदि मान लीजिए हमने स्पीड को मेज़र किया विदिन एन एक्यूरेसी ऑफ 4%, तो इसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी स्पीड और पोजीशन में। तो हमें यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन स्पीड दोनों ही कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा ये अनसर्टेनिटी इन स्पीड इज इक्वल टू 90 दिया गया है और 90 का कितना है 4% है, तो 90 इंटू 4/100। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे 90 इंटू 4/100 3.6 मीटर पर सेकेंड। ये है अनसर्टेनिटी इन स्पीड, मतलब डेल्टा वी। तो ये डेल्टा वी मेजर हो गया इसके द्वारा, ये तो डायरेक्ट है। अब इसके बाद व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन को भी कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 4πm। इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। डेल्टा वी ऑलरेडी हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन 4πm इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी को इधर लेकर के आ गए। अब वैल्यू रख लेंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 4 इंटू 22/7 इंटू मास। मास यहाँ पर दिया गया है ग्राम में, तो हम यहाँ पर मास को ग्राम में न रख करके इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको 1000 से डिवाइड करना होगा इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी जैसे यहाँ फाइंड किया हुआ है 3.6। ये अभी इस पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने के बाद आंसर मिल जाएगा 1.46 इंटू 10⁻⁻33 मीटर। तो ये इसमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 1.46 इंटू 10⁻⁻33 और डेल्टा वी है 3.6 मीटर पर सेकेंड। ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो इस तरह से इन्हें कैलकुलेट करना आसान है इन फॉर्मूलेस का यूज करके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।